क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े थे बताइए। रे ऑप्टिक्स हो गया था खत्म, बाकी था कुछ? नहीं सर, खत्म हो गया था। खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, अंत में क्या करवाया था, याद है कुछ? यस सर, वही वो सब, क्या वो क्या कहते हैं सर, क्या सन कहते रेड, हैं? वो एपेरेंट स्टार, वो रेनबो, वो सब सर। अच्छा, वो सब करवाया था। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ग्लास प्रिज्म का मिनिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये प्रिज्म है आपका, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। यस सर। इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना होता है बेटा? 1.5, क्योंकि ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अगर इस प्रिज्म को मैं एक लिक्विड में डाल दूं, पानी में डाल दूं, पानी में, प्रिज्म को मैंने पानी में डाल दिया। If the prism is immersed in a liquid of refractive index, ये मान लो μ1, ये μ2, 1.3, 1.33 होता है ना, 1.3। मिनिमम डेविएशन कितना चेंज हो जाएगा? Find the change in minimum deviation. Can you solve it? ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क का, 2010, 2 मार्क्स। Can you solve it? क्या नाम है आपका? एडजस। Can you solve it? Come on. जल्दी बोलो। क्या नहीं समझ में आ रहा? फॉर्मूला याद है आपको? मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला याद है? एक मिनट सर, आपको तो अनदर रूम। यस सर। ये बंद क्यों हो? हाँ, तो अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक ग्लास प्रिज्म डाल दिया, और इस प्रिज्म का ये है ग्लास प्रिज्म, ये है ग्लास प्रिज्म, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, ठीक है। क्या था मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला? n इज इक्वल टू, याद है आपको? n sin a प्लस मिनिमम बोलो बोलो आगे बोलो, अपॉन 2 आगे बोलो, अब डिवाइडेड बाय sin a/2, 1 प्लस डेल्टा m m अपॉन 2 2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय sin sin a/2। a अपॉन 2, इतना याद है? याद है सर। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में ये गिवन है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर
is equal to 1.5. Refractive index of water with respect to air is equal to 1.5. इस तो पता है हमको, है ना? Yes, sir. ओके, अगर मैं बोलूं कि if ऐसा लिखो फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि एंगल आई अगर छोटा होगा तभी जाके फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है ना? तो ऐसे Yes, केस sir. में n इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन 2, 2 ने 2 को बाहर डाला, हाँ sir. ठीक है? तो n इंटू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, ये हो जाएगा ना? ओके, यहाँ से डेल्टा m निकालो, डेल्टा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा m इज इक्वल टू n इंटू a माइनस a, Minus. और a कॉमन लोगे तो क्या होगा? n माइनस 1। तो स्मॉल एंगल्स के लिए डेल्टा m की वैल्यू ये होती है। अच्छा, ये a क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, Sir, एंगल ऑफ प्रिज्म can I keep the mic off, sir? फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ऑफ कर दो माइक, हाँ गुड, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म के अंदर ये एंगल होता है 60 डिग्री, इक्विलैटरल प्रिज्म होता है, ठीक। तो डेल्टा m इक्वल टू a इंटू n माइनस 1, ठीक है? ओके, इसको सॉल्व कर लो। अगर जब एयर में डेविएशन होगा, फॉर डेविएशन इन एयर, अगर एयर में डेविएशन होगा तो इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5 था, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी ग्लास Yes, sir. इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 1. अरे शिट, बंद रखो बेटा, बंद ही रखो तुम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम समझ रही हो, जब तक वो शांत नहीं हो बंद ही रखना, ठीक है? ओके, तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? n माइनस 1 इंटू ए, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1.5 माइनस 1 इंटू ए कितना है? 60 डिग्री, तो कितना जाएगा? 0.5 इंटू 60, तो मिनिमम डेविएशन होगा 30 डिग्री पे, ठीक है? लेकिन जब वाटर में डाल देंगे इसको, जब पानी में डाल देंगे इस प्रिज्म को फॉर डेविएशन इन वाटर, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा? n इज इक्वल टू वही वापस से 1 पॉइंट, पानी में डाल देंगे तो लाइट ग्लास में से फिर वाटर में जाएगी, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर करेंगे इस बार, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5 अपॉन 1.3, ये हो गया। ओके, अब यहाँ से डेल्टा m निकालोगे, n माइनस 1 इंटू ए, 1.5 अपॉन 1.3 माइनस 1 इंटू ए 60 डिग्री, तो 1.3 1.5 माइनस 1.3 इंटू 60, तो 1.5 माइनस 1.3 कितना होगा? 0.2, तो 1.3 इंटू 60, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 120 अपॉन 13, लेट मी डू इट, 120 डिवाइडेड बाई 13, 120 डिवाइडेड बाई 13, तो ये होगा 9.23 डिग्री। ये बात समझ? बोलो एडजस्ट। तो डेविएशन जो होगा पहले 30 डिग्री था जब प्रिज्म एयर में था, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री था। जब प्रिज्म को वाटर में डाल दिया तो मिनिमम डेविएशन हो गया
मिनिमम डेविएशन हो गया 9.23 डिग्री। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस, इस तरीके के बोर्ड के क्वेश्चंस और करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद अभी शोर नहीं हो रही, आप यू कैन ओपन योर माइक। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स का दूसरा ब्रांच है। ये खत्म तो समझ लो कि तुम्हारा सिलेबस खत्म। इसके बाद एक एक दिन के चैप्टर है सारे, न्यूक्लियर, एटम, डुअल नेचर, ये सारे। हाँ, वेव ऑप्टिक्स ना, देखो वेव ऑप्टिक्स की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो है ना वो डुअल नेचर के जैसा बिहेव करता है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हम जरा इम्पोर्टेंट चीज बता दें। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें कवर करना है, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो हाइजेंस प्रिंसिपल। ये पार्ट 1 में है, हाइजेंस प्रिंसिपल। दूसरा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो मतलब वेव फ्रंट कुछ ना कुछ होगा, वेव फ्रंट क्या होगा देखेंगे, इसी में वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो तीसरा पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव के बारे में भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के बारे में भी पढ़ेंगे, कोहेरेंट इसके बाद यंग डबल स्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आता ही आता है। ठीक है, और पांचवा है आपका सिंगल स्लिट रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेव्स। ठीक, इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी थोड़ा बहुत बता देंगे। इसके अलावा आपको हम इंटरफेरेंस भी बता देंगे, कुछ चीजें हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं बोर्ड में। और इस चैप्टर से समझ लो कि 1 मार्कर बहुत कम पूछे जाते हैं। 1 मार्कर जो है ना इस चैप्टर से बहुत कम पूछे गए हैं। पिछले 10 साल में अगर मैं बताऊं तो 1 मार्कर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, और 2 मार्कर क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे गए। 2 मार्कर क्वेश्चन भी लास्ट 10 इयर्स में 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्कर। बड़े बड़े क्वेश्चन, हाँ, जनरली बड़े बड़े पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना,
थ्योरीज बहुत सारी है ना इस चैप्टर के अंदर, डायरेक्टली थ्योरी लिखने को पूछते हैं, ठीक है। 3 मार्कर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और 5 मार्कर ज्यादा पूछे गए। 3 मार्कर समझ कि 9 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल के अंदर। 5 मार्कर पिछले 10 साल में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये समझ लो कि बड़े क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, डायरेक्टली डिराइव करने को या एक्सप्लेन करने को। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन पूछा ही जाता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के डेरिवेशन पूछे ही जाते हैं। हाइजीन प्रिंसिपल पूछा ही गया, 2-3 बार हाइजीन प्रिंसिपल पूछा गया पिछले 10 साल के अंदर, 2 से 3 बार। और जब भी पूछा गया तो 3 नंबर में या 2 नंबर में, 3 नंबर में ज्यादा करके, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से सबको पढ़ के रखेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में पूछा गया, इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया, इंटरफेरेंस के बारे में पूछा गया है। ये 3-3 नंबर के सवाल बनते हैं। यंग डबल स्लिट 5 नंबर का पूछा जाता है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब वो मैं आपको ऐसा बता दूंगा ना, तो समझ लो कि वो रट जाओगे तो 5 नंबर छाप के होगे। अच्छा आई बस, हाँ डबल। हाँ, ठीक है, चलो ओके। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। देखो ना, इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। मैंने बोला कि आपने पढ़ा होगा पहले बचपने में कि लाइट हैज डुअल नेचर, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा कि लाइट हैज डुअल नेचर, पढ़ा ना, कि लाइट डुअल नेचर के जैसा बिहेव करता है। लाइट बिहेव्स लाइक रे, लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव, ये तो पढ़ा होगा ना। यस सर। तो डुअल नेचर में एक रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट था, जिसमें एक नेचर हम दर्शा रहे थे, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जो दूसरा नेचर है, दैट इज द नेचर ऑफ वेव, वो नेचर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके घर में अगर बिजली है, आपके घर में अगर लाइट जल रही है, तो बेसिकली आपके घर में वेव का सोर्स है। तो अब जब भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वेव के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में, तो ये समझना कि आपके घर में जो ट्यूबलाइट जल रही है, जो CFL जल रहा है, वो सब क्या है? सोर्स ऑफ वेव है। क्योंकि लाइट सिर्फ रे नहीं है, लाइट वेव। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये समझ लो कि 16th सेंचुरी के करीब करीब की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। सॉरी, 17th सेंचुरी के करीब करीब की कहानी है, जिसमें जिस समय लोगों को ये पता नहीं था कि सन के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में एनर्जी है, किसी को नहीं पता था। सन से सनलाइट तो हमारे धरती पे पहुंचती है, लेकिन वो सनलाइट किस फॉर्म में है किसी को नहीं पता। बस रोशनी आ रही है, लोग अपना सनलाइट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। सन के पास जो एनर्जी स्टोर है वो किस फॉर्म के अंदर है। आपने देखा होगा कि जब सनलाइट अर्थ पे पहुंचती है तो सुबह के टाइम पे सनलाइट में तपिश यानी हीट एनर्जी कम होता है। दोपहर को हीट एनर्जी, दोपहर में हीट एनर्जी ज्यादा हो जाता है। शाम के टाइम, या तुम बच्चे ना दोस्तों को मना नहीं करते हो क्या? ऐसे दोस्त, मैं क्या बोलूं, छोड़ो। एटलीस्ट बोलना चाहिए कि रेस्पेक्ट की एटलीस्ट आई एम इन द क्लास। मैं सर बोलते कौन सर? अरे तुम बोलो कि मैं क्लास के टाइम पे प्लीज डिस्टर्ब ना करो मेरे को, नहीं तो शिकायत करो यार, तुम अपने उसको एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करो, वार्डन को शिकायत करो कि दे डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम इन द क्लास। उसको बोलो कि 23 घंटे तुम मस्ती करो, 1 घंटे मत करो बस। या तुम अपने किसी दोस्त के कमरे में चले जाओ जहाँ पे कोई शांति रहती हो। ठीक है दिस इज कंप्लीटली आई मीन इनटॉलरेबल, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो सुबह के टाइम को सनलाइट में तपिश कम होती है, दोपहर में तपिश ज्यादा होती है, और रात के टाइम में तपिश फिर कम हो जाती है। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? ऐसी कौन सी एनर्जी सन से एनर्जी तो कंटिन्यूअसली रेडिएट हो रही है, लेकिन वैसी एनर्जी कौन सी है जो ये वेरिएशन इन हीट लाता है? ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत पुरानी कहानी है, लोगों को पता नहीं था। तो सबसे पहले हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर सबसे बड़े महान साइंटिस्ट तो रहे आइजैक न्यूटन, मैकेनिकल फिजिक्स का खास तौर पे। तो उन्होंने सबसे पहले बेड़ा उठाया कि भाई मैं बताता हूँ। तो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु came with a theory, that is Newton corpuscular theory, and he claimed that
कि सन के पास जो एनर्जी है लाइट के फॉर्म में, बेसिकली वो लाइट के पार्टिकल्स हैं. मीन्स लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल. एंड जो रेडिएशन हमारे तक पहुंचती है वो लाइट के पार्टिकल्स के फॉर्म में पहुंचती है, जिस पार्टिकल का नाम उन्होंने कॉर्पस्कल्स दिया. उस कॉर्पस्कल की प्रॉपर्टी भी बताई कि वो इलास्टिक होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं. आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में लाइट हमारे तक पहुंचती है. और वो जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं. तो जब छोटे साइज के पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो तब धूप में तपिश कम होती है, हीट कम होता है. और जब बड़े साइज के पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो धूप में तपिश ज्यादा होती है. तो दिस वाज न्यूटन्स अप्रोच टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ लाइट. Newton's approach. Light is a particle. Light is a particle. Particle. जिस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया? Corpuscles. ठीक है. After years, there was a scientist called as Huygens, and he came with a theory that sorry, Newton ने जो कहा वो wrong है. Huygens ने क्या बोला कि न्यूटन ने जो कहा वो रॉन्ग है. एक्चुअली लाइट बिहेव लाइक अ वेव. लाइट बिहेव लाइक अ वेव. और सन के पास जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में है, और वेव का वेवलेंथ ज्यादा भी है, कम भी है. जब बड़ी वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है तो तपिश ज्यादा होती है, और छोटी वेवलेंथ में तपिश कम होती है. लेकिन क्या है कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, माहिर थे. और हाइजिन नए नए साइंटिस्ट थे, छोटे साइंटिस्ट. लोगों ने उन पे बिलीव नहीं किया. हाइजिन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. और इसके बाद फिर कुछ सालों के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. उन्होंने बोला कि नहीं, हाइजिन वाज करेक्ट, न्यूटन रॉन्ग है. हाइजिन वाज करेक्ट दैट लाइट इज अ वेव, एंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा कम, तपिश ज्यादा कम. ये सारी बातें हाइजिन को सपोर्ट किया मैक्सवेल ने. अब लोगों ने सोचा कि एक बड़ा आदमी कह रहा है कि लाइट पार्टिकल है, दो छोटे लोग कह रहे हैं कि लाइट वेव है, तो इस बार लोग भेड़ चाल में चले गए और लोगों ने न्यूटन को रिजेक्ट किया, हाइजिन को एक्सेप्ट किया. एंड the syllabus revised की light is a wave, light is a wave, light is a wave, light is a wave. सही चल रहा था मामला. कुछ दिनों बाद एक और आ गए, मैक्स प्लैंक क्वांटम. उन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल है. आपने न्यूटन को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की. लाइट पार्टिकल है, लाइट के पास पार्टिकल का ही नेचर होता है. और उन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम दिया क्वांटम. क्वांटम थ्योरी पढ़ा होगा ना, क्वांटम, है ना. हाँ. अब लोग सोचे यार, क्वांटम भी बड़े आदमी, न्यूटन भी बड़े आदमी, दो बड़े लोग कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है, दो छोटे कह रहे हैं लाइट वेव है. इस बार लोगों ने हाइजिन और मैक्सवेल को रिजेक्ट किया, क्वांटम को एक्सेप्ट किया. सिलेबस रिवाइज एंड लाइट इज अ पार्टिकल. चल रहा था. मतलब ये समझ लो काइंड ऑफ लड़ाई चल रही थी. वेव है, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है. एक और आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन. अब उन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल ही है भाई. लोगों को और यकीन हो गया कि नहीं नहीं, लाइट तो पक्का पार्टिकल है, वेव है ही नहीं, बिल्कुल भी वेव नहीं है. ये घमासान चल रहा था. उधर मैक्सवेल नाराज, उधर हाइजिन नाराज बैठे मुंह फुला के. उधर यंग आए डबल स्लिट लेके, वो भी नाराज बैठे क्योंकि वो भी वेव कह रहे हैं, है ना. तो बड़ा मसला चल रहा था. समझ लो कि एकदम युद्ध की जैसी सिचुएशन थी. इसके बाद एक बड़े महान साइंटिस्ट आए, बड़े अच्छे इंसान आए, जिनका नाम था डी ब्रोगली. और वो आके बोल के गए, डी ब्रोगली पढ़ा ना केमिस्ट्री में, डी ब्रोगली. हाँ, डी ब्रोगली बड़े अच्छे मानुष थे. उन्होंने कहा कि बेटा परेशान ना हो, लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, मैं प्रूव करूंगा. एंड ही प्रूव्ड दैट लाइट, पढ़ा ना, H=c लैम्डा. तो लाइट इज अ पार्टिकल. लाइट आल्सो बिहेव लाइक अ वेव. एंड फ्रॉम देयर we came to know that light has dual nature. तो पूरे युद्ध को उन्होंने खत्म कर दिया. और आज की तारीख में हम हाइजिन को भी पढ़ते हैं, हम मैक्सवेल को भी पढ़ते हैं, हम यंग को भी पढ़ते हैं जो वेव वाले सारे थे, और इसके अलावा हम न्यूटन को भी पढ़ते हैं जो पार्टिकल वाले थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी पढ़ते हैं, इसके अलावा मैक्स प्लैंक क्वांटम को भी पढ़ते हैं,
डी ब्रोगली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम्म, एक बात बताओ, कोई एक सेक्शन अगर सही होता तो ऑप्टिक्स का एक ही पार्ट होता, yes sir, रे हमारे लिए कितना कन्वीनियंट होता। yes sir, या तो रे पढ़ते या वेव पढ़ते, तो अच्छे से एग्जाम में पेपर में लिख के आते, तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रे का भी पढ़ो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव का भी पढ़ो, लो जी लो, सिलेबस बढ़ गया। तो सर, परेशानी तो हमारे लिए हो गई ना, yes sir, तुम्हारे लिए हमारे लिए, हमें पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, हम रे में भी तुमको उतना ही लंबा पढ़ाए, वेव फिर उतनी लंबा पढ़ाएंगे। yes sir, लो, डी ब्रोगली आए तो सही, युद्ध को तो खत्म किया, लेकिन हमारे लिए परेशानी देगा। हाँ, तो हमारे लिए अच्छे आदमी हुए डी ब्रोगली या बुरे आदमी हुए? ना सर, बुरे हुए, बहुत बुरे हमें। लेकिन अच्छी बात बता के गया, क्लियर किया सर। हाँ, लाइट बिहेव्स लाइक बोथ लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है। अच्छा, उसके बाद ही ये कहानी आई, जैसे सनलाइट जब अर्थ तक पहुंचती है तो बहुत कम ऐसा रीजन है एटमॉस्फेयर तक ही ऐसा रीजन है जिसमें पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा पार्टिकल से मीडियम ही नहीं है, तो लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है? लाइट कैसे प्रोपेगेट करेगी? इट मस्ट बिहेव लाइक अ वेव टू प्रोपेगेट। वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रेवल कर पाती है ना? हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी गई डी ब्रोगली के द्वारा, और हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया आगे लाइट पे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है ये बहुत शानदार वाला इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। ठीक है, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में सिंपल सी बात यह है कि एवरी लाइट सोर्स इमिट टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पसेस। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने लाइट को पार्टिकल बोला तो वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारे वेव का नेचर है। वो सिर्फ रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये चीजों, इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन वो बाकी जो वेव के नेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डी ब्रोगली इक्वेशन आने के बाद ये सारी चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट हो गई, प्रूफ हो गया, और मजा आने लगा हम लोगों को। ठीक है, तो हमें जो शुरुआत करना है वो हाइजीन प्रिंसिपल से शुरुआत करना है। ठीक है, तो पहले हाइजीन वेव थ्योरी लिखो, हाइजीन प्रिंसिपल से पहले। अच्छा चलो, प्रिंसिपल, हाइजीन प्रिंसिपल तुम क्या लिखोगे? सिंपल से एक काम करो, तुम वेव फ्रंट लिखो। पहला टॉपिक वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से शुरू करते हैं, वेव फ्रंट से शुरू करते हैं। वेव फ्रंट समझ में आएगा तब हाइजीन प्रिंसिपल समझ में आएगा, मजा आएगा हाइजीन प्रिंसिपल पढ़ने में। तो टॉपिक हाइजीन में डालो, हाइजीन प्रिंसिपल टॉपिक यही है, बट आई विल स्टार्ट विथ वेव फ्रंट। समझते हो बेटा वेव फ्रंट क्या होता है? कभी देखा है? अच्छा, हाँ, क्या क्या? अगर 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 हाँ, अगर पानी में पत्थर फेंकोगे, पानी में पत्थर फेंकने से हाँ क्या होता है? वाटर रिपल बन जाते हैं ना। अब इन रिपल्स को ऊपर से देखोगी गौर से, तो क्या ये रिपल्स ऐसे एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देगी, स्फेरिकल ऐसे कुछ ये तो दिखाई देगा? यस सर। एक्चुअली में वो ऐसा रहा, ठीक है, लेकिन ये एक लाइन दिखाई देगा, ये एक लाइन दिखाई देगा, ये एक लाइन दिखाई देगा, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो, ठीक है। तो इसी को वेव फ्रंट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं, सिंपल भाषा में वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इट इज the locus of all points, of a medium
of a medium which are vibrating in same phase. Which are vibrating in same phase. मीडियम के वैसे पार्टिकल्स जो सारे सेम फेज में वाइब्रेट करें, उसी के लोकस को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट सोर्स से अलग अलग दिशा में वेव निकलती होगी, ठीक है। ये सारे अलग अलग डिफरेंट वेव्स हैं, ओके। मान लेते हैं एक्स दूरी पे इस वेव पे एक पॉइंट ले लिया ए, इस दूसरे वेव पे भी एक्स डिस्टेंस जाके हमने एक पॉइंट ले लिया बी, इस तीसरे पे भी एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने पॉइंट ले लिया सी, इस पे भी पॉइंट ले लिया एक एक्स डिस्टेंस पे जाके पॉइंट ले लिया डी, इस पे भी ले लिया सेम वैसे ही एक्स डिस्टेंस पे जाके पॉइंट ले लिया ई, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बोलो? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। देखो ना, वेव फ्रंट के डेफिनेशन से करो, फ्रंट ऑफ अ वेव, सिंपल। वेवलेंथ क्या था? लेंथ ऑफ अ वेव। यस सर। वेव फ्रंट इज फ्रंट ऑफ अ वेव। फ्रंट ऑफ अ वेव। तो जो रिपल्स बनती हैं पानी में, अगर तुम उस रिपल्स को ऊपर से देखोगे तो बेसिकली कोई भी एक रिपल होगा, कैसा भी हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रिपल कुछ यूं बन रहा है, अगर तुम इसको टॉप से देखोगे, टॉप यहां से देखोगे तो ये तो तुमको एक लाइन ही दिखाई देगा ना भाई, ऐसे ही लाइन दिखाई देगा ना, बस ऐसे लाइन दिखाई देगा ना। अब यही लाइन ऐसे बन जाएगा गोल, ये लाइन ऐसे बन जाएगा गोल। यस सर, वेव, बस क्या बन गया? ये वेव फ्रंट बन गया। बात है समझ में? वेव फ्रंट में कुछ अलग नहीं है, बस सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। याद करो 11th क्लास में वेव की इक्वेशन पढ़ी होगी, याद है? इक्वेशन ऑफ वेव पता है? सर याद नहीं। जो तुम, बहुत गलत बात है तुम्हारा। कौन सा इतनी बार इक्वेशन ऑफ अ वेव कौन सा वाला? व्हाट डू यू मीन बाय कौन सा वाला? कितने कितने वेव इक्वेशन जानते हो आप? बताओ कितनी बार बताऊंगा ये सेम केस? लैम्डा वाला सर। हां, बट y is equal to a sin omega t plus kx। पिछले क्लास में, पिछले रे ऑप्टिक्स में बताया था तुमको, ये नहीं बताया था क्या? ये y equal to a sin omega t plus kx बताया था ना? बताया था सर। EM वेव में, सॉरी EM वेव में मैंने कंपेयर किया था तुमको। EM वेव में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल रहे थे तो हमने कंपेयर किया था डिस्प्लेसमेंट से, याद है? यस सर। नॉट नाइस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव जिसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड ओमेगा टी प्लस के एक साथ मिलके ये क्या है? फेज। फेज या एंगल भी कहते हैं इसको, फेज कहो एंगल को, एक ही बात है, ठीक है? yes, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, और k क्या था? वेव वेक्टर। और इसकी वैल्यू क्या थी k की? बोलो।
2 पाई अपन लैम्डा। हाँ, तुम आजकल पढ़ाई नहीं कर रही हो क्या? नहीं सर कर रही हूँ। नहीं नहीं सर, मतलब नहीं कर रही हो ना? नहीं सर कर रही हूँ। नहीं, झूठ झूठ, कर टोटल रही हूँ लाई, सर। नहीं टोटल सर। लाई। हाउ कैन आई बिलीव, बोलो। देयर मस्ट बी सर्टेन पॉइंट जहां पे मुझे बिलीव करना होगा, तो मैं कैसे करूं, किस बात पे करूं? बोलो। अब ए पॉइंट, जो वेव का ए पॉइंट है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका फेस क्या हो जाएगा? देखो, आफ्टर टी टाइम एंड एट एक्स डिस्टेंस, टी टाइम के बाद या एक्स डिस्टेंस के इसको ऊपर। भी नोट करना है सर। क्यों, मैं, तुम्हें लगता है मैं फिजूल लिख रहा हूँ कुछ? नहीं सर, मतलब वेव फ्रंट के बात ही है। अच्छा ही सर। हाँ हाँ, तो डू यू थिंक कि आई एम राइटिंग इन यूजलेस थिंग्स? नो सर, मतलब मैंने सोचा कौन सा नहीं 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 मतलब। नहीं, नो सर, आई एम सॉरी, नहीं सर ऐसा नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नहीं मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल का पार्ट है। अरे वही तो प्रूफ कर रहा हूँ। हाँ सर। सो सैड। सी पॉइंट का देखोगे तो ओमेगा टी प्लस के, सबका वही सेम ही आएगा, ओमेगा टी प्लस के, ओमेगा टी। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके से ई और एफ सबका आएगा, सबका देखो सेम फेज है, तो क्योंकि सबका सेम फेज है तो सब क्या होंगे, वेव फ्रंट वेव बनाएंगे। फ्रंट। ये पूरा जो गोल सा बन गया, ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट हो गया। अब इस वेव फ्रंट को मैं बना देता हूँ, यानी कुछ ये एक वेव फ्रंट जिसपे ए बी सी डी ई सारे पॉइंट्स थे इसके ऊपर, फिर ये वेव फ्रंट ये बना लो, कई सारे वेव फ्रंट बनेंगे इस तरीके से, हर पे इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, सब मिला लो, सबको मिला लो, वापस वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया, ये मान लो ये वेव फ्रंट नंबर 1 है, वेव फ्रंट नंबर 2 है, यहाँ पे जो 1 एंड 2 है, ये दोनों क्या है, वेव फ्रंट्स हैं। बात आई समझ में? हाँ, और वेव फ्रंट होने का क्लियर मतलब है कि फेज ऑफ एवरी पॉइंट, हर पॉइंट का फेज, एवरी पॉइंट ऑन वन आर सेम। इज लिखो ना, इज लिखेंगे ना, सॉरी, फेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वन इज सेम, ठीक है। एंड ऑल्सो सेम इन टू पे भी वैसे ही सारे पॉइंट्स का फेज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। यस सर। ये वेव फ्रंट हो गया, समझ में आ गया? 2। यस सर। पॉइंट नंबर 2 देखो, ये वेव फ्रंट कैसे प्रोपगेट करता है, ये वेव प्रोपगेट कैसे करता है, वेव प्रोपगेट कैसे करता है? द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, direction of propagation of wave is always perpendicular to the वेव फ्रंट। मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट सोर्स था, ठीक है, यहाँ से एक वेव फ्रंट ये बना, एक वेव फ्रंट ये बना, एक वेव फ्रंट ये बना, और सारे वेव जो हैं वो कुछ यूं प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। ये ऐसे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, ठीक है, ये सारे देखो परपेंडिकुलर होंगे, सारे परपेंडिकुलर, ये सारे, ये जो गोल गोल बनाए हुए ना, ये वेव फ्रंट है। यस सर। अब ये परपेंडिकुलर कैसे मालूम पड़ेगा, टेंजेंट जिस पॉइंट पे हमने कट किया उस पर टेंजेंट बना लो, वेव फ्रंट मालूम चाहिए, वो परपेंडिकुलर ही होगा टेंजेंट बनाओगे तो। इट इज क्लियर, बोलो। एडजेस, एडजेस का मतलब क्या होता है? सर फिर आप हंसोगे। हैं?
फिर आप हंसोगे सर। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, वैसे तो इत मतलब क्या होता है? इत मतलब सर स्पिरिट। इट स्पेलिंग इट तुम्हारा यस क्या है? इट IDZES है ना सर? हाँ IDZES, इसका मतलब क्या तो हुआ? सर मतलब हम लिखते तो उसमें ना सर, अपनी मतलब बॉडी लैंग्वेज में जब लिखते ना, तो ये हाँ तब ये जैसे आता है, तो मतलब ऐसे क्या कहते हैं, अ प्योर सोल या फिर ऐसा कुछ। प्योर सोल, अच्छा प्योर सोल, हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या पता सर, आप बेइज्जती कर लेते हो हर बार। नहीं 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 नहीं, हंसने वाली कौन सी बात है? नाइस नेम, अगर ये मीनिंग है तो फिर नाइस नेम। और स्टैंजन का मतलब? स्तंजन, स्तंजन बोलते हैं सर। हैं? स्तंजन पता नहीं सर, स्तंजन कुछ होता तो है। अरे तुम्हें अपना नाम का मतलब नहीं पता? स्तन, कल बताऊंगी सर, हैं? कल बताऊंगी सर। या कल बताओगे मम्मी से पूछ के? यस सर। गुड, नाइस। अब तक तुमसे कुछ किसी ने पूछा नहीं था? सर इज्जत का ही मतलब पूछते सारे, क्योंकि अच्छा सबका क्योंकि, स्टैंजन होता है ना, तो पूछते नहीं है अच्छा इज्जत का स्टैंजन ही। किस, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जैसे जो पोइट्री होती है तो उसमें 4 लाइन को स्टैंजा कहते हैं, कहते हैं ना? यस सर। तो उसका प्लूरल तो नहीं है? स्टैंजा का प्लूरल स्टैंजन नहीं है। सर, आप ढूंढ लेते हो कहीं ना कहीं बेइज्जती करने को कुछ। नहीं सीरियसली, पोइट्री के जो 4 लाइन होते हैं इसको मतलब स्टैंजा कहते हैं। हाँ जी, ये सर कहते हैं। तो इसी में ईएन लगा दिया तो स्टैंजन हो गया नो नो सर, है। नो सर। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है फिर ठीक है। ओके, नहीं पोइट्री पोइट्री भी बहुत ब्यूटीफुल नेम है, मतलब ब्यूटीफुल मीनिंग है पोइट्री की, है ना? बहुत एसेंस होता है पोइट्री का। अच्छा, बहुत डीप। तुम्हें तुम्हें उर्दू में अगर बताऊं तो यू नो, यौम, YAUM, यौम, यौम मीन्स होता है डे, समथिंग जैसे ना बर्थडे, बर्थडे मीन्स यौम पैदाइश, ठीक। एंड इफ आई राइट अयाम, ठीक है, तो अयाम मतलब तो प्लूरल डेज, डेज, है ना? तो यौम से अयाम बन गया, ठीक। यस हाँ हाँ, तो इस तरीके से ना तो हाँ, सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं लिटरेचर के बनते अंदर। हैं सर। हाँ, तो वही आई थॉट कि स्टैंजा से स्टैंजन बना। ओके एनीवेज, तो कमिंग टू द टॉपिक। हाँ, तो वेव फ्रंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, लेट वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेव। पहली चीज, अगर मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से बनने वाली वेव हमेशा स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल होती है। अगर कोई आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो तो इससे बनने वाली जो वेव फ्रंट होगी वो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। तो वेव फ्रंट कैन बी स्फेरिकल, पहली चीज समझ में आई आपको? स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये वेव फ्रंट बनेगी इस तरीके से। क्या हो रहा है? ठीक है, ये लाइट, रेस पर ठीक है, तो ये पॉइंट सोर्स से निकलने वाली सारी वेव फ्रंट वो स्फेरिकल है ना, गोल 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 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास जो सोर्स ऑफ लाइट हो वो इन्फिनिटी पे रखा हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो यानी इन्फिनिटी पे रखा हो, लाइट वहां से आ रही है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमेशा प्लेनर होगा, प्लेन होगा।
ठीक है। ठीक है सर। हम्म, प्लेन वेव फ्रंट। अगर वेव कोई सोर्स इंफिनिटी पे है, ठीक है, यानी कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंफिनिटी पे सोर्स है, तो आने वाली रेज, आने वाली वेव्स हमेशा किससे कैसे होंगे? पैरेलल वेव्स होंगे, ओके सर। ठीक है। हम्म, तो पैरेलल वेव्स के लिए जो तुम्हारा वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वेव फ्रंट का मतलब ये है कि बस सेम ऐसा फेस। ऐसा सरफेस जो सारे पॉइंट्स को एक फेज में ले ले, यस। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पैरेलल वेव फ्रंट्स बन जाएंगे। ये प्लेनर वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी ये है कि प्रोपेगेट हमेशा परपेंडिकुलरली होती है। तो ऐसे वेव में देखो ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेट हो रहा है ना, परपेंडिकुलर जा रहा है ना, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। यस। हाँ, थर्ड नंबर देखिए, अगर आपके पास लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स का मतलब ये लाइक इस तरीके से लंबा। सिलेंडर। हाँ हाँ, क्या क्या बोलो फिर से बोलो। सिलेंड्रिकल जैसा बन। हाँ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। वेरी गुड। सारे पॉइंट्स को लेना है ना, जैसे यहाँ देखो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, सारे पॉइंट्स यहाँ आ गए। सिलेंड्रिक, अरे लीनियर सोर्स से जो रेज निकलेगी कुछ ऐसी रेज निकलेगी ना, सीधी सीधी। यस सर। तो ये तो वो परपेंडिकुलर सब। होना चाहिए ना, देखो परपेंडिकुलर होना सारे के सारे। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव बनेगा, यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। ओके कोई सर। दिक्कत? ओके। हाँ, क्वेश्चन दूं कुछ, क्वेश्चन दूं कुछ, क्वेश्चन दूं? सर। बट अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? मोबाइल फेंक रही हो, तोड़ रही हो, क्या कर रही हो? तो क्या कर रही हो तुम? सर कुछ नहीं कर रही सर, बैठी हूँ। तो ये आवाज कैसी आ रही? कुछ गिरने की, टूटने की? बॉटल। जैसा लग रहा है गुस्से में कि कोई सामान फेंक रहा है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। एक कॉन्वेक्स लेंस है और इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसके वेव फ्रंट बनाने हैं, बनाओगे? किसके बनाने से? लेंस के। लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे एक ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं इंफिनिटी से, तो वेव फ्रंट बनाओ। इंफिनिटी से आने वाली सारी रेस कैसी होंगी? ऐसे। हाँ? ऐसे। है। सर मैं कन्वर्स कर रही थी। ये सारे रेस ऐसे आएंगे। यस सर। फिर एक इसके बाद सारे कन्वर्स हो जाएंगे सर। कन्वर्ट हो जाएंगी। हाँ यस सर। एक पॉइंट के ऊपर, तो सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही होगा। यस सर। फिर हाँ, ऐसे अब ऐसे बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनाओ। हाँ गुड, बहुत शानदार, सबको दैट्स मतलब पॉइंट को वेरी गुड। कवर। और इधर भी तो बनेगा प्लेनर, हाँ इधर प्लेनर है। इधर प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा और इधर आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा।
ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। नंबर कन्वर्शन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स, इसलिए इसके ऊपर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, है ना। और ये Yes. पैरेलल वेव्स हैं, तो पैरेलल वेव्स के लिए प्लेनर वेव फ्रंट, इजंट इट। अब मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर अ कॉनकेव लेंस, ये आपको बनाना है। रे डायग्राम में बोला था बनाने के लिए, तुमने बना लिया? कब कहा था नहीं सर? बोलने का नहीं, कब कहा था सर? रे आपने नहीं कहा डायग्राम्स था। कल 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 रे डायग्राम्स बनाने को दिया था आपको कि आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स में और 2 केस होता है कॉनकेव में। रे डायग्राम्स बना के रखोगे और उसके बाद फिर जो मैंने फिनोमिनन्स कल आपको बताए थे, नेचुरल वो पढ़ा फिनोमिनन्स, सर, उन वो फिनोमिनन्स को पढ़ने के लिए भी बोला था। पढ़ा था सर। की बात है ये सर उसमें है सर, क्या कहते हैं उस बुक को? अच्छा, अब तो आज नहीं पूछूंगा, अब कल ही पूछूंगा। यस सर। तीसरा, चौथा और क्या लिखूं? प्रिज्म। ये 3 आपको होमवर्क में बना के लाना है। ठीक है, प्रिज्म का। हाँ, प्रिज्म में भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी फॉर अ कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी फॉर अ कॉनकेव मिरर और प्रिज्म, इन सब का आपको क्या बनाना है? वेव फ्रंट। ठीक है, ये आप बता दोगे मेरे को, तो कल मैं आपको फिर सेकेंडरी वेवलेट के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके बाद फिर वेवलेट और किस तरीके से अगर मेरे पास एक वेव फ्रंट है तो उससे नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रूफ, ये सारे कल आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे पहुंचेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके।